आजकल देखा गया है कि बहुत से लोगों को पीठ का दर्द एक आम बात हो गई है। पीठ के दर्द का एक बहुत कॉमन जो कारण है वो है स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क या जिसको शियाटिका भी कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये स्लिप डिस्क होती क्या है। Hi, I am Dr. Varun Agarwal, a robotic and endoscopic spine surgeon practicing in Bareilly, Uttar Pradesh. I have been trained in Germany and Switzerland, and I bring these advanced technologies and techniques and the latest information about spine disorders and techniques of spine surgery to you. Don't forget to like and subscribe and hit the bell button to get regular updates on our channel. स्लिप डिस्क के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा नॉर्मल स्पाइन के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक स्पाइन का मॉडल है जिसमें ये रीढ़ की हड्डी, जिसको हम वर्टिब्रल बॉडी या स्पाइन भी कहते हैं, और इसके बीच में ये जो लाल रंग की है ये एक डिस्क है। इसके अंदर ये जो पीली पीली चल रही हैं ये रीढ़ की हड्डी की नसें, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। स्लिप डिस्क या शियाटिका में ये जो रीढ़ की हड्डी की गद्दी और डिस्क होती है ये थोड़ी सी फट के ऐसे बाहर की तरफ आ जाती है और रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नसों को दबाने लगती है, जिसकी वजह से जो मरीज़ होता है उसके पैर में या हाथ में दर्द निकलता है। अगर कमर में नस दब रही है तो कूल्हे से लेके पूरे पैर के पंजे तक जाता है, जिसे हम शियाटिका भी कहते हैं। जब रीढ़ की हड्डी की नस जड़ से रीढ़ की हड्डी में दबती है तो उसका दर्द पूरे कंधे से लेके हाथ तक, उंगलियों तक भी जाता है। अगर कमर की नस दबती है तो कमर से लेके पूरे पैर के पंजों तक ये दर्द जाता है। इसको ट्रीट करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला कंजर्वेटिव, जिसमें दवाइयों का उपयोग, या उसके अलावा फिजियोथेरेपी, कुछ व्यायाम, कुछ कसरतें। अगर उनसे भी फ़ायदा ना हो तो फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें ओपन सर्जरी या एंडोस्कोपिक दूरबीन द्वारा सर्जरी भी की जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो देखते रहें और इन सब चीज़ों की जानकारी लें। स्लिप डिस्क के लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट सबसे पहले ट्राई करना चाहिए, जिसमें रेस्ट या फिर डेली लाइफ मॉडिफिकेशंस आते हैं। नियमित व्यायाम जैसे कि प्राणायाम, सूर्य नमस्कार एसेट्रा भी लोग करते हैं। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी की नस दब रही है तो अगर थोड़े समय के लिए अपने रूटीन काम से रेस्ट लेने पे जो इन्फ्लेमेशन और जो सूजन दबी हुई नस के अराउंड है वो कम हो सकती है और उसमें आराम मिलता है। बट अगर हम बहुत लंबे समय तक रेस्ट करते हैं तो जो रीढ़ की हड्डी की मसल में स्टिफनेस आने के चांस रहते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी का दर्द बढ़ भी सकता है। तो केवल आराम तब तक करें, फॉर अ शॉर्ट पीरियड, छोटे समय के लिए आराम करना चाहिए, ताकि मसल्स को और जो नस के अराउंड की सूजन है उसको रेस्ट मिले, उसमें आराम आए और मरीज़ को आराम मिले। और बहुत लंबे समय तक का रेस्ट हमें अवॉइड करना चाहिए। हम इसके अलावा हम ये भी ध्यान रखें कि हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे हमारा पीठ का दर्द या शियाटिका बढ़े, जैसे कि भारी वजन उठाना, उखड़ू बैठना, पालती मार के बैठना, या और भी कोई इस टाइप की एक्टिविटी जो बैक पे स्ट्रेन लाती है और हमारा दर्द बढ़ाती है, उसको अवॉइड करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा कोल्ड थेरेपी या हीट थेरेपी भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। कोल्ड थेरेपी मतलब आइस पैक, जिसमें बर्फ़ की सिल्ली के छोटे टुकड़े को लेके पीठ की सिकाई की जाती है। जब हमारा अक्यूट कंडीशन में दर्द होता है तो बर्फ़ से इन्फ्लेमेशन कम होता है और आराम मिलता है। थोड़े दिन बर्फ़ की सिकाई करने के बाद हमें जो सिकाई है वो गर्म से करनी चाहिए, ताकि गर्म सिकाई से जो मसल में स्पाज्म है वो रिलीव होता है और मसल को रिलैक्स होने में मदद मिलती है। तो हमेशा याद रखें, जब हमारा दर्द नया नया है तो हमारे को कोल्ड थेरेपी या कि आइस पैक ज़्यादा फ़ायदा करेगी, और जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो हमें वार्म पैक और हीट पैक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। स्लिप डिस्क के लिए अगर कंजर्वेटिव तरीके से आराम नहीं मिलता तो हमें कुछ मेडिसिन्स भी लेनी पड़ सकती हैं और हमें इससे परहेज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सूजन के लिए और दर्द के लिए NSAIDs क्लास की ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डिक्लोफेनाक, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन एक्सेट्रा। ये ड्रग्स ओवर द काउंटर भी अवेलेबल हैं और इनको शुरू के दर्द के समय लेने से आराम मिलता है और सूजन में भी कमी आती है और मरीज़ को फ़ायदा होता है। अगर हमें एक स्टेप आगे बढ़ना पड़े तो हमें इसके अलावा कुछ मसल रिलैक्सेंट्स
जो मसल के स्पाज्म को रिलीव करने में मदद करती हैं उनका भी सेवन करना पड़ सकता है। आपके डॉक्टर आपको अगर ज़रूरत पड़े तो एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी ड्रग्स को या तो ओरल या इंजेक्टेबल रूट से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, पर हमेशा याद रहे ये ड्रग्स केवल डॉक्टर के ही परामर्श पर हमेशा लें। इसके अलावा कई मरीज़ों को जेल या स्प्रे पीठ पे लगाने से भी आराम मिलता है, और अगर इसको हीट थेरेपी या कोल्ड थेरेपी के साथ कंबाइन करते हैं तो उसमें भी हमें फ़ायदा मिलता है। अगर किसी मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसको ओपियोइड क्लास की ड्रग्स जैसे कि ट्रामाडोल वगैरह भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, पर ये जो एडवांस ड्रग्स हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ओपियोइड्स ये केवल डॉक्टर के ही प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए, और मार्केट में ये ओवर द काउंटर अवेलेबल भी नहीं होती और इन्हें डॉक्टर के परामर्श से ही प्राप्त किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है अपनी रीढ़ की हड्डी के दर्द या लोअर बैक पेन के लिए। फिजियोथेरेपी का बेसिक एम हो रहता है जो हमारे कोर मसल्स हैं और जो लोअर बैक के मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना। एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोग्राम पेशेंट को फॉलो करना चाहिए जो उसके लिए बिल्कुल टेलर्ड मेड बाय फिजियोथेरेपिस्ट है। अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह करके एक मरीज़ को अपने बॉडी के हिसाब से एक पर्टिकुलर फिजियोथेरेपी जो उसको सूट करे और बिना नुकसान पहुंचाए ही उसके दर्द में आराम दे, उस टाइप की एक्सरसाइजेस पे ही फोकस करना चाहिए। एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में एक्सरसाइज करने से हमें इंजरी का चांस काफ़ी कम हो जाएगा और रिलीफ ज़्यादा होगा। इसके अलावा कुछ और फिजिकल थेरेपी की मोडालिटीज़ जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी या फिर इंटरफेरेंशियल थेरेपी भी पीठ दर्द और शियाटिका में रिलीफ देने में काफ़ी सक्षम रहती हैं और इनका अच्छा लाभ मरीज़ को मिलता है। इसके अलावा कुछ एक मैनुअल थेरेपी जैसे स्पाइनल मैनिपुलेशन या कायरोप्रैक्टरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और पेशेंट को ये चीज़ें भी अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से डिस्कस करनी चाहिए कि उसको कितने हद तक इन सब चीज़ों से लाभ मिलेगा। हमेशा याद रखें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपका पीठ का दर्द या शियाटिका का दर्द बढ़ाए और आपको अनकंफर्टेबल बनाए उसको अवॉइड करें, और तब तक ना करें जब तक आपको मेडिसिन या कंजर्वेटिव थेरेपी से रिलीफ ना मिले। और अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। हो सकता है आपको आगे के इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि एक्सरे, एमआरआई या फिर और अदर टेस्ट की ज़रूरत हो। इसके अलावा एर्गोनॉमिक्स भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कुछ लोगों का कुर्सी पे बैठने का स्टाइल या वर्क प्लेस में अपना किस तरीके से वो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, किस तरीके से टेबल पे लिखते हैं, वो प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से उनके मसल्स पे, बैक पे और कोर मसल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और उनका दर्द बना रहता है, एग्रेवेट होता रहता है और जाता नहीं है। अपने पोस्चर पे एक खासकर ध्यान दें और अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से डिस्कस करें कि वो किस तरीके से अपना पोस्चर इम्प्रूव किया जा सकता है और कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके कोर मसल स्ट्रेंथनिंग में और आपके पोस्चर को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगी। ये एक्टिविटीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट और अपने डॉक्टर के सलाह और निगरानी में करनी चाहिए और इनसे आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। अपने वर्क प्लेस में कुछ एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ सकते हैं, जैसे अपनी टेबल की हाइट को प्रॉपर करना, आपका जो कंप्यूटर का मॉनिटर है वो आपके आई लेवल से किस लेवल पर है उसको एडजस्ट करना, कीबोर्ड के साथ या माउस के साथ फोम पैड्स लगा के ताकि रिस्ट पे आपके स्ट्रेन ना आए, और या आपको एक लंबर सपोर्ट वाली चेयर लेनी पड़ सकती है। गाड़ी चलाते वक्त लंबर सपोर्ट कुशन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टाइप की मोडालिटीज़ को भी एक्सप्लोर करना चाहिए और अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह करके इनका उपयोग करना चाहिए। Patients need the latest and most credible information. I, Dr. Varun Agarwal, a robotic and endoscopic spine surgeon, bring to you the latest information on spine diseases and latest information on advances in the field of spine surgery. Don't forget to like and subscribe the channel and hit the bell button to have regular updates whenever we upload a video. अगर किसी पेशेंट को कंजर्वेटिव थेरेपी या मेडिकल थेरेपी से आराम नहीं मिल रहा है, फिजियोथेरेपी से भी आराम नहीं मिल रहा है और उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा है, तो हो सकता है समय आ गया हो कि उसको एक सर्जिकल ऑप्शंस भी कंसिडर करने पड़े। इस वीडियो में हम फर्दर ये बात करेंगे कि कौन कौन से सर्जिकल ऑप्शंस एक मरीज़ के पास अवेलेबल हैं और उनका क्या मतलब होता है और उनमें सर्जरी कैसे की जाती है। सबसे पहले हम एक डिसेक्टमी के बारे में बात करेंगे। डिसेक्टमी का मतलब होता है जो डिस्क का टुकड़ा नस को दबा रहा है उस डिस्क के टुकड़े को निकालना। जैसे कि हमने देखा कि जिस प्रकार से ये जो डिस्क का पीस है वो नस को दबा रहा है, अगर इसको
ऑपरेशन के द्वारा इस डिस्क के पीस को निकाला जाए तो नर्व फ्री हो जाती है, ये डिसेक्टमी कहलाती है। ये डिसेक्टमी करने के कई तरीके हैं। इसको ओपन सर्जरी के द्वारा भी किया जा सकता है, मिनिमली इन्वेजिव ट्यूब रिट्रैक्टर्स के द्वारा भी किया जा सकता है, या फिर एंडोस्कोप के द्वारा छोटे चीरे से केवल सुन करके भी किया जा सकता है। डिसेक्टमी का उद्देश्य नस को दबने वाली डिस्क को हटाना है और कुछ फर्दर जो डिस्क के पीसेस नस को दबाने की क्षमता रखते हैं उनको हटाना है। कुछ केसेस में लैमिनेक्टमी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। लैमिनेक्टमी सर्जरी में स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली रीढ़ की हड्डी का पीस, जिसको लमाइना कहा जाता है, उसको ऑपरेशन करके पूरा का पूरा निकाला जाता है ताकि रीढ़ की हड्डी में चलने वाली स्पाइनल कॉर्ड पे जो दबाव है वो हटाया जा सके और उसको डीकम्प्रेस किया जा सके। कुछ केसेस में देखने को मिलता है कि रीढ़ की हड्डी अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल का मतलब कि रीढ़ की हड्डी खिसक रही है और अपनी जगह पे सही से सेट नहीं है। उस केसेस में स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्क्रू और रॉड डाल के और रीढ़ की हड्डी में डिस्क निकाल के उसके अंदर हड्डी का चूरा फ्यूजन करने के लिए भरा जाता है, जिसको हम स्पाइनल फ्यूजन कहते हैं। इसके अलावा एक सर्जरी आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट भी है, जिसमें ये रीढ़ की हड्डी के अंदर जो लाल रंग की डिस्क है इसको पूरे का पूरा निकाल के इसकी जगह एक आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट की जाती है, जो रीढ़ की हड्डी की मोबिलिटी को बनाए रखती है। हमेशा याद रखिए, स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट कई तरीके से किया जा सकता है। मरीज़ हमेशा कंजर्वेटिव और मेडिसिन्स का पहले सहायता ले। अगर उससे उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो वो अपने सर्जन या अपने डॉक्टर और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से डिस्कस करके एक नियमित अपने लिए वेल मेड एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो करे। अगर इन सब के बावजूद भी उसको आराम नहीं मिलता है और उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा है तो वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके कुछ एडवांस इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि एक्सरे, MRI, CT वगैरह उसको कराने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे एग्जैक्ट किस वजह से उसके रीढ़ की हड्डी का दर्द और उसका शियाटिका बना हुआ है डॉक्टर बताने में ज़्यादा सक्षम रहेंगे। और जिन केसेस को किसी भी कंजर्वेटिव या मेडिसिन से फ़ायदा नहीं मिल रहा, ऐसे केसेस में उनको सर्जरी का मन बनाना पड़ेगा। सर्जरी भी कई प्रकार की होती है, एंडोस्कोपिक, ओपन सर्जरी या दूरबीन विधि, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम या इसके अलावा रीढ़ की हड्डी की सर्जरी से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो उसके बारे में कमेंट करना ना भूलें और हम आपको उसके बारे में बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे।